नमस्कार साथियों, जो भी अभ्यर्थी यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैंने मतलब यूपी पुलिस कांस्टेबल को जीएस का सेक्शन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं। मैंने 5 वीडियो मतलब कंप्लीट करा दिया है मैंने। और अगर आप 5वीं वीडियो मतलब नहीं देखे हो, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। और ये आपकी 6वीं वीडियो 6वीं वीडियो है, और इसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करूँगा, उसमें व्याख्या और डिटेल के साथ करूँगा, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपके जो भी मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं में जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर हुए थे 2018 में, तो उनके जो भी क्वेश्चन 38 क्वेश्चंस हैं जीएस के, वो कवर करूँगा। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो ऑप्शन ए है सऊदी अरब, ऑप्शन बी है यमन, ऑप्शन ये थोड़ा सा डी है तो इसको सी कर लीजिए, और ऑप्शन डी है ईरान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब, है ना। इंडियन मिनरल ईयर बुक 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में एशिया के संदर्भ में तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश सऊदी अरब है। वर्ष 2020 में शीर्ष 5 पेट्रोलियम उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, रूस तथा इराक है ना, ध्यान रखना। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। और तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि असम, है ना। असम घाटी तेल क्षेत्र भारत का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राचीन तेल क्षेत्र है, जो कि 1867 यानी 1867 में माकूम असम क्षेत्र में देश का पहला तेल कुआं खोदा गया, है ना। ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ के प्रमुख तेल क्षेत्रों में डिगबोई, नाहर काटिया और बोगईगांव, सूरमा घाटी हैं, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि अगस्त 2018 के अनुसार भारत के सभी मानवाधिकार आयोग मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो 2018 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो न्यायमूर्ति जी के बालकृष्णन, ऑप्शन बी है न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष, ऑप्शन सी है न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू, ऑप्शन डी है न्यायमूर्ति डी मरुगेशन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू, है ना। लेकिन अब इम्पोर्टेंट क्या है कि अब कौन है? तो वर्तमान में 2021 में न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, इम्पोर्टेंट रखना, इसके अध्यक्ष के पद पर आसीन है। इसके अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्षों या 70 वर्ष आयु पूरा कर चुके हैं, है ना। 2019 से परिवर्तित पहले एक कितना था? पहले 5 वर्ष का होता था, लेकिन 2019 में इसको बदल दिया गया। जो भी पहले या मतलब पूर्ण हो जाए, जैसे मान लिया 3 वर्ष हो गया, अगर मान लिया अध्यक्ष मान लिया कि 69 ईयर के थे और कार्यकाल 3 वर्ष का पूरा करना चाहिए, लेकिन वो ज़्यादा हो जाएंगे, 72 के हो जाएंगे, तो इसीलिए वो उनका कार्यकाल केवल और केवल 1 ही वर्ष का रह जाएगा। मतलब इस तरीके से इनमें बात कही गई है, ठीक है। इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक गठित समिति की सिफारिश कर होती है ना। तो ध्यान रखना, ये ओल्ड इन्फॉर्मेशन थी नीचे। फिर अगला प्रश्न है, अगस्त 2018 में भारत में दिल्ली पुलिस द्वारा गठित सर्व महिला स्पेशल वेपन्स और टैक्टिक्स, है ना, SWAT टीम में कमांडो की कुल संख्या कितनी थी? आपसे कितनी है, मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन ये है 36, ऑप्शन बी है 46, ऑप्शन सी है 56, ऑप्शन डी है 66। तो सही आंसर हो जाएगा 36 उस समय था। तो 2018 में भारत में सर्वप्रथम दिल्ली पुलिस द्वारा सर्व महिला स्टेशन वेपन्स और टैक्टिक्स यानी कि SWAT टीम का गठन किया गया था। तो SWAT टीम ने महिला में कमांडो की कुल संख्या उस समय 36 थी, है ना। तो ओल्ड इन्फॉर्मेशन है, करंट के रिलेटेड क्वेश्चन। फिर अगला है कि भारत ने मई 2018 में लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग समझौते किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ये है भूटान, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है म्यांमार, ऑप्शन डी है नेपाल। तो सही आंसर हो जाएगा म्यांमार। भारत ने मई 2018 में म्यांमार देश के साथ लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है।
फिर अगला प्रश्न है कि वर्ष 2016 के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा अगस्त 2018 में उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार से किसको नवाजा गया था? तो ऑप्शन ये है गुलाम नबी आजाद, ऑप्शन बी है दिनेश त्रिवेदी, ऑप्शन सी है डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला और ऑप्शन डी है हुकुमदेव नारायण। तो सही आंसर दिनेश त्रिवेदी है ना। अब मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि क्या है क्या। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को मतलब नजमा हेपतुल्ला, गुलाम नबी आजाद और दिनेश द्विवेदी और उसके बाद में कौन थे ये भर्तहरि महताब और क्या कहते हैं हुकुमदेव नारायण यादव को उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से नवाजा है ना। और उसके बाद में संसद भवन में आयोजित सम्मान समारोह पीएम मोदी और लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन समेत अन्य मौजूद थे, है ना। तो इम्पोर्टेंट है। फिर अगला प्रश्न है कि अगस्त 2018 के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड यानी कि सेबी, इसको इन शॉर्ट बोलते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो उस 2018 के डेटा के हिसाब से कौन थे? तो उस समय थे अजय त्यागी, लेकिन अभी देख लीजिए कि क्या है कि माधवीपुरी बुच ने 1 मार्च 2022 को अजय त्यागी की जगह मतलब ले ली हैं, ठीक है। और जिनका कार्यकाल अभी 28 फरवरी को समाप्त हो गया। अब माधवीपुरी बुच जो है सेबी के अध्यक्ष मतलब वर्तमान में है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि दांतों की वर्धित है ना इनलैरेड दांतों की वर्धित इनलैरेड छवि को देखने के लिए दांतों मतलब दंत चिकित्सकों द्वारा कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो ऑप्शन ये है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है बाइफोकल दर्पण, तो और ऑप्शन डी है सादा दर्पण। तो अवतल दर्पण हो जाएगा, है ना। जो मतलब डॉक्टर जो दंत चिकित्सक होते हैं तो वो मिरर जो होता है ये अवतल दर्पण से ही मतलब दंत को देखते हैं, है ना। वो भी कोई दिक्कत होती है तो उसी देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने और खाना पकाने उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशासित न्यूनतम पानी है ना अनुशंसित यहाँ पॉइंट रखा है अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना लीटर खर्च करता है? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 75, ऑप्शन डी है 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50 लीटर, है ना। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने और खाने पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति दिन भर में 50 लीटर मतलब पानी खर्चा करता है। फिर अगला प्रश्न है मृत जीवों एवं जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है जीवाणु, ऑप्शन बी है फंगस, ऑप्शन सी है प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी है अपघटन करने वाले। तो ये अपघटन करने वाला क्योंकि इसमें जीवाणु भी शामिल होते हैं, फंगस भी शामिल होते हैं और कुछ वायरसेस भी शामिल होते हैं। तो ये अपघटन की क्रिया होती है ना, जिसको डिकम्पोजिशन कहते हैं ना। तो अपघटन यानी डिकम्पोजर्स सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत पौधों एवं जंतुओं या अन्य जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं। इसी प्रकार मतलब इसी प्रक्रिया के दौरान अपना आहार ग्रहण कर लेते हैं और वह जैविक तत्वों की पुनर्व्यवस्था भी करते हैं, है ना। मतलब कोई भी चीज अगर बाहर डाल दोगे तो कुछ दिन के बाद वो गायब हो जाएगी, तो वो यही अपघटन के कार्य होते हैं, है ना। ध्यान रखना। जैसे मान लिया एक कमरे में आप आलू रख दीजिए तो कुछ दिन के बाद सड़ जाता है, सड़ने के बाद में धीरे धीरे सूख करके एकदम से वो गायब हो जाता है। तो वो बैक्टीरिया, वायरस और सारी चीजें जो अपघटन के कारण जो है विलीन हो जाते हैं, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है क्या है कि भूजल रिसाव के द्वारा रिसर्च हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल और भौमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है। इस जल को क्या कहते हैं? कहते हैं ऑप्शन है एक्वीफर, ऑप्शन बी है बारिश का पानी, ऑप्शन सी है तालाब, ऑप्शन डी है अंतर्जलीय। तो सही आंसर हो जाएगा एक्वीफर, है ना। जलभृत एक्वीफर धरातल की सतह के नीचे चट्टानों का एक ऐसा संस्तर होता है मतलब है जहाँ
भूजल एकत्रित होता है और मनुष्य द्वारा नलकूपों से निकालने योग्य अनुकूल दशाओं में होता है ना। तो ध्यान रखना, जो जल नीचे मतलब सेफ रखा हुआ है, जो नलकूप के माध्यम से निकाला जाता है, तो वो इसी का उदाहरण है कि मतलब ये एक्वीफर के माध्यम से मतलब जल जो भरा होता है वही निकाला जाता है। और फिर अगला है कि विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन ए हैजा, ऑप्शन बी है आंत्रज्वर, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, टाइफाइड। ऑप्शन सी है पेचिस और ऑप्शन डी है क्षय रोग, जिसे ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। तो देखिए इसमें से कोई मतलब 4 ही ऑप्शन दिए थे, मतलब मैंने आपसे ऐसे ही बना दिया है, और इनमें से सारे बैक्टीरिया से होते हैं, लेकिन जबकि उसने विषाणु वायरस से पूछा है, तो ये क्वेश्चन चैलेंज करने वाला था और इसमें आपको प्रॉपर मिलेगा, है ना। तो इसमें क्या है कि प्रॉपर जो भी चीजें बताई गई है, तो सारी चीजें सब बैक्टीरिया से ही होते हैं। जैसे हैजा होता है विब्रियो कोलोरी से, है ना, मैंने बताया भी था, विब्रियो कोलेरी यहाँ को है। और आंत्रज्वर जैसे टाइफाइड है तो साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफाई, टाइफी लिखा होता है, एक ही बात होती है। और ये डेसेंट्री पेचिस होती है, ये भी बैक्टीरिया से ही होती है। और क्षय रोग होता है, इसको ट्यूबरक्लोसिस, है ना, ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। तो इसका होता है मतलब इसके वायरस जो होते हैं BACTERIUM, बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। थोड़ा लिखने में दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि पेन टाइप से लिखते हैं, तो इससे होती, तो इसमें सारे तो उससे ही होते हैं, क्या कहते हैं कि बैक्टीरिया से, तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं दिया होगा, तो इसीलिए ये क्वेश्चन चैलेंज करने योग्य था, है ना। इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूँ, उसके बाद में मैं बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए विब्रियो कोलेरी ये जीवाणु हैजा से होता है, और साल्मोनेला टाइफी ये इससे मतलब टाइफाइड होता है। और जो तपेदिक यानी क्षय रोग या टीबी एक्जिमा इसको बोलते हैं, या तपेदिक बोल दो, क्षय रोग बोल दो, एक्जिमा बोल दो, या ट्यूबरक्लोसिस बोल दो, बात एक ही, या टीबी बोल दो, एक ही बीमारी के नाम है। तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। तो जो और क्या कहते हैं, जो पेचिस बीमारी है बैसिलस डायसेंट्री, ये भी एक बैक्टीरिया है ना। और ये क्या कहते हैं अमेबिक डायसेंट्री अमीबा से होता है, अमीबा एक परजीवी है, लेकिन इसमें वायरस का जिक्र ही नहीं किया जाता। अगर कोई भी वायरस से, बहुत वायरस जनित बहुत सारे रोग है, पोलियो है वायरस से होता है, चेचक होता है, और एड्स होते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। यहाँ इसमें से कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया था, तो ये क्वेश्चन मतलब आयोग की तरफ से गलत, इसमें मतलब गलत किया गया था। ये चैलेंज वाला क्वेश्चन था, इसमें आपको पूर्ण नंबर मिलेगा अगर जिन्होंने किया होगा तो शायद। फिर अगला प्रश्न है कि ग्रामीण आवास निधि को वर्ष में मतलब कब में स्थापित किया गया था, तथा ताकि प्राथमिक ऋण संस्थानों को प्रतिस्पर्धी दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूहों को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके। ऑप्शन ए है 2008-9, ऑप्शन बी है 2014-15, ऑप्शन सी है 2016-17, ऑप्शन डी है 2003 और 4। तो सही आंसर उसके अकॉर्डिंग मतलब क्या रहा होगा, है ना। इसका सही आंसर ये हो गया। देखिए जब ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है, तो इसको मैं ज़्यादा डिटेलिंग मतलब नहीं पढ़ना चाहता हूँ। फिर अगला क्वेश्चन है कि फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया है। ऑप्शन ए है विद्युत चुंबकत्व, ऑप्शन बी है बेंजीन तरल गैस और ऑप्टिकल ग्लास, ऑप्शन सी है विद्युतीय प्रभाव प्रेरण, ऑप्शन विद्युतीय प्रवाह प्रेरण, और ऑप्शन डी है जेट इंजन। तो सही आंसर हो जाएगा विद्युतीय प्रवाह प्रेरण, है ना। जो एयर कमोडोर सर फ्रैंक व्हिटल ब्रिटिश रॉयल वायुसेना के अधिकारी थे, इन्होंने जेट इंजन का आविष्कार किया था। देखिए मैं ऑप्शन इसको बता देता हूँ कि फिर से बोल दे रहा हूँ, ये इसका जेट इंजन सही होगा, है ना, जेट इंजन सही होगा, क्योंकि इन्होंने जेट इंजन का ही आविष्कार किया था। ये ऑप्शन थोड़ा ये नहीं गलत है ना। तो ये ऑप्शन ये सही है, ये रॉन्ग है, ठीक है, ऐसे ही मिस प्रिंटिंग हुई है, तो ये सारी चीज़ें। फिर अगला प्रश्न है कि कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन है। ऑप्शन ए संजय जैन, ऑप्शन बी है आर्यन पी सिंह, और ऑप्शन सी है AS दुलत, और ऑप्शन डी है वरुण यादव। तो सही आंसर हो जाएगा AS दुलत, है ना। द कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक पुस्तक मरजीत सिंह दुलत ने लिखी है, ठीक है।
फिर अगला प्रश्न है कि केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की है? ऑप्शन ए है 18 अप्रैल 2017, ऑप्शन बी है 22 अप्रैल 2017, ऑप्शन सी है 5 अप्रैल 2017, ऑप्शन डी है 12 अप्रैल 2017। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 12 अप्रैल 2017। ठीक है, तो 12 अप्रैल 2017 को राष्ट्रपति के भारत के राष्ट्रपति मतलब भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति उसमें कौन थे? तो प्रणब मुखर्जी जी ने वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी बिल पर हस्ताक्षर किए। 1 जुलाई 2017 को संपूर्ण देश में एक समान वस्तु एवं सेवा कर प्रभावी हो गया। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 2008 27 अक्टूबर और मतलब को लागू होता, कब लागू होता? ऑप्शन ए 2009, ऑप्शन बी है 2016, ऑप्शन सी है 2001, ऑप्शन डी है 2005। तो सही आंसर हो जाएगा 2016। ठीक है, इस 2016 कैसे मिस प्रिंटिंग इतनी हुई? इसका आंसर 2016 नहीं होगा, 2009 होगा, क्योंकि ये अधिनियम 2009 का मतलब 8 में बना है तो लागू 2016 में थोड़ी ना होगा, 1-2 साल इतना गैप थोड़ी होता है। तो ये 2009 का है, मतलब 2009 में ही लगा था, ध्यान रखना। ठीक है, 2009 से प्रभावी हुआ था 27 अक्टूबर। फिर अगला प्रश्न है, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया है ना? हस्त निर्मित कागज की बात, ओडोप जो होता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत कौन से जिले को कागज निर्मित हस्त निर्मित कागज के लिए चुना गया? तो ऑप्शन ए है अमेठी, ऑप्शन बी है जालौन, ऑप्शन सी है देवरिया, ऑप्शन डी है कुशीनगर। तो सही आंसर हो जाएगा जालौन। उत्तर प्रदेश में लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए 24 जनवरी 2018 को एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ किया गया। जालौन हस्त निर्मित कागज के लिए ए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में चुना गया है, ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न है, एशियाई खेल 2018 के डबल ट्रैप शूटिंग में रजत पदक विजेता 15 वर्षीय शार्दुल बिहान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन ए है बुलंदशहर, ऑप्शन बी है अलीगढ़, ऑप्शन सी है मेरठ, ऑप्शन डी है सहारनपुर। तो सही आंसर हो जाएगा सब मेरठ, है ना। तो 15 वर्षीय शार्दुल बिहान डबल ट्रैप रजत पदक प्राप्त कर एशियाई खेलों में एशियाई खेलों के लिए कई मतलब कोई भी पदक जीतने वाले पहले सबसे मतलब कम उम्र के है ना निशानेबाज बने हैं, तो ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न है, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को कहाँ से मतलब कहाँ से लखनऊ स्थानांतरित किया? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी है देहरादून, ऑप्शन सी है इलाहाबाद, ऑप्शन डी है कानपुर। तो सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद से आगरा, इलाहाबाद से लखनऊ, है ना। आगरा एवं अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो क्या है कि 1921 में अपनी राजधानी जो है इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया था, तो ये ध्यान रखना, है ना। प्रयागराज कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध की मां देवदाह राज्य के शासक परिवार से थी। अब उत्तर प्रदेश के मतलब किस जिले में है वो पूछने जगह का नाम? ऑप्शन ए है देवरिया, ऑप्शन बी है गोरखपुर, ऑप्शन सी है बस्ती, ऑप्शन डी है गोंडा। तो सही आंसर देखिए, इसमें कोई ऑप्शन मिसमैच हुआ था, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं था, मैं डिटेल पढ़ दे रहा हूँ। गौतम बुद्ध की माता महामाया कौलिय गणराज्य की सुप्रबुद्ध की कन्या थी। बौद्ध साहित्य में माया देवी का प्रमुख पितृग्रह यानी कि पिता का घर और देवदाह नामक स्थान पर उल्लिखित है। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से संबंधित है, तो महाराजगंज इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया था। ठीक है, ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न है, वाल्मीकि का आश्रम वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था जो में है, मतलब कहाँ था बताना है। जो महर्षि वाल्मीकि का ब्रह्मवर्त आश्रम में था, तो जो कहाँ पर स्थित है, मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन ए है बिठूर, ऑप्शन बी है झांसी, ऑप्शन सी है ललितपुर, ऑप्शन डी है उरई। तो सही आंसर है इसका बिठूर, है ना। वाल्मीकि का ब्रह्मवर्त में वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो बिठूर में है,
बिठूर में स्थित है। यह माना जाता है कि भगवान राम द्वारा निर्वासित होने के बाद सीता ने वाल्मीकि आश्रम में समय बिताया। बिठूर भगवान राम लव कुश के पुत्रों का जन्म स्थान माना जाता है। वाल्मीकि ने बिठूर में अपने आश्रम से महाकाव्य रामायण लिखी है, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि पहली जनवरी 1845 को पहली जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने डैश करके नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। तो उस समाचार पत्र का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन ए है सरस्वती, ऑप्शन बी है बनारस अखबार, ऑप्शन सी है जागरण, ऑप्शन डी है हंस। तो सही आंसर हो जाएगा बनारस अखबार, है ना। तो जो बनारस अखबार उत्तर प्रदेश से निकाला जाने वाला पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र था, ये भी ध्यान रखना, जिसे गोविंद रघुनाथ दत्ते द्वारा संपादित किया गया था। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, जौनपुर के शर्की शासक सुल्तान हुसैन शर्की एक महान संगीतकार थे और उन्होंने के तर्ज पर मतलब डैश करके तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। तो कौन का है? ठुमरी, और ठुमरी के बाद में गजल, गजल के बाद में कव्वाली, और कव्वाली के बाद में दादरा। तो सही आंसर हो जाएगा ठुमरी, है ना। तो जौनपुर के शर्की शासक सुल्तान हुसैन शर्की महान संगीतकार थे और उन्होंने ठुमरी के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 25 है कि भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के मतलब कहाँ स्थित है, किस जगह जनपद पूछ रहा है, कौन सा क्षेत्र पूछ रहा है। ऑप्शन ए इटावा, ऑप्शन बी है फिरोजाबाद, ऑप्शन सी है फर्रुखाबाद, ऑप्शन डी है बाराबंकी। तो सही आंसर हो जाएगा फर्रुखाबाद। भेड़कुंड उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में अवस्थित है, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था। यहीं पर कपिल मुनि का आश्रम भी है, ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न है कि उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। ऑप्शन ये है लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन बी है लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ, ऑप्शन सी है हेस्टिंग, ऑप्शन डी है डलहौजी। तो सही आंसर हो जाएगा डलहौजी, है ना। डलहौजी ने 1853 ईस्वी में भारत में रेलवे का शुभारंभ किया और उसके बाद में 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने स्टेशन के बीच रेलवे परिचालन आरंभ किया था। ठीक है, यह हुआ था। और उसके बाद में क्या है कि सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो सही आंसर हो जाएगा बिहार, है ना। प्रश्नकाल के दौरान जब पूछा गया था तो बिहारी था। प्रश्नकाल तथा आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार राज्य की थी। आर्थिक समीक्षा 2023 के अनुसार वर्ष में चालू कीमतों पर दिए गए विकल्पों में प्रति व्यक्ति आय कितना थी, तो ये थी 61,606 रुपए। और पश्चिम बंगाल की प्रति व्यक्ति आय 12,000 मतलब कितना थी, 12,000 नहीं 1,00,000 कितना 1,21,267 रुपए थी। तो ये और उड़ीसा की प्रति व्यक्ति आय 1,01,501 थी, है ना। और बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, 45,605 रुपए, है ना। तो प्रति व्यक्ति आय की यानी कि एक साल मतलब एक व्यक्ति एक महीने में कितना रुपया कमाता है, इसके बारे में बात। एक वर्ष भी होता है, एक वर्ष में कितने रुपए कमाते हैं। तो उसके बाद में अगला है कि फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारीख किस संगीत वाद्य यंत्र से यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं। ऑप्शन ए है तबला, ऑप्शन बी है सितार, ऑप्शन सी है बांसुरी, ऑप्शन डी है शहनाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सितार, है ना। प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारीख सितार वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। इन्होंने वर्ष 2018 में पद्म विभूषण मतलब इनको 2018 में पद्म विभूषण सम्मान मिला है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है जून 2018 को समाप्त, ये 29 जून नहीं है, 29 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है। तो जून 2018 को समाप्त होने वाला फसल वर्ष के दौरान अनाज उत्पादन की अनुमानित मात्रा क्या है। तो करंट के क्वेश्चन थे,
तो इसका जो ज़्यादा मतलब है नहीं है, तो इसका सही आंसर उस समय था 284.83 मिलियन टन था, है ना। मैं यहाँ से पढ़ दे रहा हूँ कि 25 मई 2023 को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में खाद्यान्न उत्पादन की अनुमानित मात्रा इतना हो गई थी, है ना, 3000 मतलब 330.53 मिलियन टन है ना, ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न है कि एस एंड डॉलर PBSE इंडेक्स एंड सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित है उस बास्केट में स्टॉक है। ऑप्शन है 20, ऑप्शन सी है 30 और बी है 30, ऑप्शन डी है मतलब इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका हो जाएगा 30 ही डॉलर है, ठीक है। ऑप्शन का मिसमैचिंग तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सेंसेक्स मुंबई स्थित शेयर बाजार $, PBSE सूचकांक है जो सेंसेक्स मुंबई शेयर बाजार में रजिस्टर और मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनियों को सूचित करता है ना। फिर अगला है 31 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है पदवियों का उन्मूलन, ऑप्शन सी है दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, ऑप्शन सी है नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता और ऑप्शन डी है सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना। तो इसका हो जाएगा दोष सिद्धि से संदर्भ में दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आपने वो सुना था कि मतलब इसमें 3 धाराएं होती, मैं बता देना चाहता हूँ 3 धाराएं, वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, नहीं छोड़ो। अगला है क्या कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को मतलब कितने से कितने आयु के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। तो ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 10। तो सही आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष तक, तो 6 आंसर सही हो जाएगा। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2002 के तहत भारतीय संविधान में जोड़े गए अनुच्छेद 21 ये अमेंडमेंट हुआ है 21 ये, तो 86वां होगा। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करानी होगी, मतलब करानी है। और शिक्षा का अधिकार है ऐसा शिक्षा का अधिकार बच्चों का मूल अधिकार है कि, तो इस मतलब इसको 21 में जोड़ दिया गया तो ये मौलिक अधिकार हो गया। तो इसलिए ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भारत सरकार देती है ना, तभी तो प्राइमरी स्कूल और जूनियर स्कूल खोले गए हैं। फिर अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ये है राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है, ऑप्शन बी है राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन, ये विधान परिषद का है और ये विधान सभा का कर सकता है ना, तो ये कर सकता है। ऑप्शन सी है राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, ऑप्शन सी डी है राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत राज्यों में विधान परिषदों का सृजन उनकी समाप्ति विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा संसद द्वारा इनकी स्वीकृति से संभव है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च एवं स्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता है ना, तो ध्यान रखना। और ये गलत ही कथन पूछा गया है, तो गलत कथन है क्योंकि भंग ही नहीं किया जा सकता है, तो क्या मतलब है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि 34 है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है जाति प्रजाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, और ऑप्शन सी है सामाजिक रोजगार के मामले के अवसर की समानता, ऑप्शन सी है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण, ऑप्शन सी है संपत्ति का अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण, है ना। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण का प्रावधान है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है कि 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन है आर वेंकटरमन, और ऑप्शन बी है KR नारायण, ऑप्शन सी है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ऑप्शन डी है फखरुद्दीन अली अहमद। तो सही आंसर हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। अमरनाथ यात्रा के दौरान
इसमें क्या वर्ष 1975 में आपातकाल के समय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे, जिनका कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये 36 है कि लेबानन की राजधानी क्या है। तो ऑप्शन ऐसे था, मतलब लेबानन की राजधानी से बेरूत होती है। तो राजधानी से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो मैं यहाँ पे टिक करके लगा दे रहा हूँ। हालांकि इसमें इस पेज में दिख ही नहीं रहा होगा, तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ कि ये देखिए, अब ये कुछ देश की राजधानियां हैं और इसको मैं बता। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, करेंसी अफगानी रुपया चलती है। और अल्बानिया की राजधानी तिराना, करेंसी लेक। अल्जीरिया की राजधानी ब्यूनस आयर्स, करेंसी दिनार। एंडोरा की राजधानी अंडोरा या अंडोरा लिवेला और ये यूरो चलती है। अंगोला की राजधानी लुआंडा, करेंसी क्वांजा चलती है। एंटीगुआ बारबुडा की राजधानी सेंट जॉन्स और ईस्ट कैरेबियाई डॉलर चलता है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, करेंसी पीसो चलती है। आर्मेनिया की राजधानी एरेबन, करेंसी द्रम चलती है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, करेंसी डॉलर चलती है। और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, करेंसी यूरो चलती है। अजरबैजान की राजधानी बाकू, करेंसी मनक चलती है। और बहामास की राजधानी नसाउ, करेंसी बहामासिया डॉलर चलती है। और बहरीन की राजधानी मनामा, करेंसी दिनार चलती है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, करेंसी टका चलती है। बारबाडोस की राजधानी प्रिस्टाउन, करेंसी डॉलर चलती है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क, करेंसी रूबल चलती है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, करेंसी यूरो चलती है। फ्रैंक भी चलती है पूर्व क्षेत्र में। और बेलीज की राजधानी बेलमोपान, करेंसी बेलीज डॉलर चलती है। बेनिन की राजधानी पोर्टोनोवो, करेंसी फ्रैंक चलती है। भूटान की राजधानी थिम्पू, करेंसी नेगुल्त्रम चलती है। बोलीविया की राजधानी सुक्रे या लापाज, तो करेंसी बोलीवियानो चलती है। और जो बोस्निया यानी कि हार्जेगोनिया की राजधानी साराजेवो, करेंसी मार्क चलती है ना। बोत्सवाना की गैबोन, करेंसी पूला चलती है, पूला। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, करेंसी रियल चलती है। ब्रुनोई की राजधानी बंदरसेरी बागवान, करेंसी ब्रुनेई डॉलर चलती है। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया, करेंसी लेव चलती है। और बुर्किना फासो की ओगाडोगु, करेंसी फ्रैंक चलती है। और बुरुंडी की राजधानी गीटेगा, करेंसी बुरुंगी फ्रैंक चलती है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस क्वेश्चन के थे, मैंने उसको फिल्टर करके डाला है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 37 है कजाकिस्तान, मतलब कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है। देखो अभी क्वेश्चन आगे मैंने कराया था, तो इसके ऑप्शन है फ्रैंक, ऑप्शन डी है लोटी, ऑप्शन देते हैं तेंगे, ऑप्शन डी शकेल। तो सही आंसर हो जाएगा टेंगे, है ना। टेंगे कजाकिस्तान की मुद्रा है, जबकि फ्रैंक मुद्रा कहाँ की है, फ्रैंक फ्रांस की है। और लोटी मुद्रा लेसेथो की, इसकी राजधानी मासेरू होती है ना। न्यू शकेल इजराइल के, मैंने पूरा डिटेल बता ही दिया, तो उसमें क्या ही है। और फिर अगला है कि दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है। ऑप्शन ए है बोलीविया, ऑप्शन बी है ब्राजील, ऑप्शन सी है पेरू, ऑप्शन डी है चिली। तो सही आंसर होगा ब्राजील, है ना। तो प्रश्नकाल तथा जुलाई 2023 में विश्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विकल्प भी सही था, लेकिन जुलाई 2023 में विश्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में दक्षिण अमेरिका ब्राजील लगभग 215 मिलियन की सर्वाधिक आबादी है। दूसरे स्थान पर कोलंबिया 51.9 मिलियन है। और तीसरे स्थान पर अर्जेंटीना 46.2 मिलियन में है ना। तो ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा सेशन, है ना। अगली वीडियो जल्द ही आएगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कंटिन्यू अपना तैयारी करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।